प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, और सभी भी कॉम्पार्ट फेस्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज के इस व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अध्याय सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स यानी वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन खाता बहियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो अध्याय है ये आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला है सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर और दूसरा है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। थोड़ा शुरू में आपको इस दोनों के बारे में जो डिफरेंस है, जिससे कि आप आगे इस चैप्टर को अध्ययन करने में आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफली अपन समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ये जाना पड़ेगा जो आप सीख करके आए हैं सिटी सीनियर तक की कक्षाओं में, कि जब कोई एक छोटा व्यापारी होता है तो वो साधारणतया क्या करता है, या मध्यम स्तर का व्यापारी भी अपन कह सकते हैं कि वो जब कई तरीके के उसके डेटा क्रेडिटर्स या अन्य कोई होते हैं तो वो एक लेज़र एक खाता बही रखता है, उसमें खाते खोलता है। वो आमतौर पर कहते हैं लेज़र का मतलब एक खाता बही खुलती है। उस खाता बही में शुरू की जो एलिमेंट्री जो एंट्रीज होती हैं, जिसके अंदर अगर थोड़ा सा ढंग का बड़ा व्यापारी हो जाता है तब तो वो अलग अलग रख लेता है, परचेज सेल्स बुक और परचेज रिटर्न सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक ऐसे। अदरवाइज वो एक जर्नल रख सकता है। तो वो जो शुरू की जो एंट्री करता है उसमें से वो खाता बही में खाते खोलता है। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर अंतिम खाते बनाते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई जब कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है, जो व्यापारिक संगठन होता है, जैसे विशेष रूप से कंपनी है या बड़ी फर्म है जहाँ पर सैकड़ों लेन देन प्रतिदिन होते हैं और उनके बहुत से कस्टमर्स भी होते हैं और बहुत से उनके डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं। तो चूँकि उसके पास में खातों की संख्या जो होती है वो बहुत वाइड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण से किसी एक ही पुस्तक के अंदर सभी व्यक्तियों के खाते और सभी अन्य वस्तुगत और अवस्तुगत व्यक्तिगत और इसके अलावा जो है आय व्यय संबंधी सभी खाते खोलना, इससे ये क्या होगा कि वो जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि जो खाता भैया होते हैं उनके वर्ग बांट देते हैं, उनके सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। जैसे आमतौर से अपने होता है कि आप भी जब स्टूडेंट्स की संख्या जैसे मान लीजिए ज़्यादा हो गई बीकॉम पार्ट फर्स्ट में, तो एक सेक्शन की बजाय 3 सेक्शन कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो सेक्शंस में बांट देते हैं, क्योंकि एक साथ सबको जो है बैठा करके पढ़ाने में परेशानी होती है, इसलिए उनको अलग अलग सेक्शंस में बांट देते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो लेज़र के कई वर्ग कर देते हैं, यानी सेक्शंस कर देते हैं। तो ये तो एक तरह से हुई क्या, वर्गीय खाता बही हुई। अब होता क्या है कि आमतौर से जब एक खाता बही होती है तो उस खाता बही में से खाते खोल करके उस खाता बही में और फिर खाता बही से उन सभी खातों के शेष ले लिए जाते हैं और इससे वो खाता बही संतुलित हो जाती है। हम कह सकते हैं कि खाता बही का तलपट बन जाता है। लेकिन यदि खाता बहियों के भी कई सेक्शंस होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार की जो खाता बही होती है उसको संतुलित करने के लिए वर्गीय संतुलन प्रणाली अपनाई जाती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर 3 खाता बहियाँ तैयार की जाती हैं। आमतौर पर 3 खाता बही तैयार की जाती हैं। एक खाता बही वो होती है जिसको अपन सेल्स लेजर कहते हैं, जिसमें
उन देनदारों के खाते खुले होते हैं जिनको कि माल उधार बेचा गया है। दूसरी वो खाता बही होती है जो लेनदारों से संबंधित होती हैं, अर्थात उन व्यक्तियों के खाते खुले होते हैं जिनसे कि माल उधार खरीदा गया है। अब ये दो बड़ी खाता बहियाँ होती हैं जो व्यक्तिगत खाता बहियाँ हुई। इनके अलावा तीसरी जो खाता बही होती है वो बाकी बचे हुए सभी खातों को खोलने वाली होती है, जिसमें आय व्यय क्रय विक्रय आदि संबंधित सभी खाते उसके अंदर लिखे जाते हैं, उनकी खतौनी की जाती है। तो अब जब खाता बही के 3 वर्ग बांट दिए, इसके अलावा भी कुछ और उपवर्ग बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए देनदारों की खाता बही है खाली, और देनदार बहुत ज़्यादा संख्या है, तो वो एक जो बुक है, किताब है या एक खाता बही है, उसके भी 2-3 उपवर्ग बांट दिए कि भाई ए से एल तक के डेटर किसी एक किताब में हो और एम से जेड वाले डेटर्स किसी दूसरी किताब में हो। तो इस तरीके से वो खाता बही जो है उसके भी आगे और सब सेक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार की खाता बही हुई या एक वर्ग हुआ जो कि डेटर से रिलेटेड है, दूसरा हुआ जो क्रेडिटर से रिलेटेड है, और तीसरी जो अदर से रिलेटेड है, उसको हम जनरल लेजर कहते हैं। तो अब आपको पहली तो बात ये समझनी है कि लेजर के 3 सेक्शंस हुए, बॉट लेजर, सेल्स लेजर एंड जनरल लेजर। तो ये जो विक्रय खाता बही, क्रय खाता बही और सामान्य खाता बही हुई, तो 3 वर्ग हम बांटते हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि बात संतुलन या बैलेंसिंग की आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही खाता बही होती है, तब तो उस पूरी खाता बही को संतुलित करने के लिए सभी खातों के शेष निकाल लेंगे और तलपट बन जाएगा और संतुलित हो जाएगी। लेकिन जब सेक्शन अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग खाता बही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वर्गीय संतुलन प्रणाली के अंतर्गत हम सामान्य खाता बही को ही संतुलित करते हैं। जो सेल्स लेजर और परचेजेज लेजर है उसको हम संतुलित नहीं करते। सामान्य खाता बही को इसलिए संतुलित किया जाता है कि सामान्य खाता बही में सभी प्रकार के खाते खुले हुए होते हैं, केवल 2 खातों को छोड़कर, टोटल डेटर्स के और टोटल क्रेडिटर्स के खाते। इसलिए क्या होता है कि इस सामान्य खाता बही में जो चूँकि सभी खाते खुले होते हैं, तो इस खाता बही को ही संतुलित किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सामान्य खाता बही में देनदारों और लेनदारों के जो खाते होते हैं उनको स्मरणार्थ या मेमोरेंडम रूप में उनको तैयार कर लिया जाता है। वैसे वो अकाउंट फॉर्म में नहीं होते, उनको अकाउंट फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन वो सिद्धांतों के आधार पर अपने एंट्रीज़ का नहीं होता कि भाई रिवर्स एंट्री वो करनी है। यद्यपि वो अकाउंट फॉर्म में बना लिए जाते हैं सुविधा के लिए, तो उसमें क्या होगा कि वो जो टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट अपन बनाएंगे, वो सीधे के सीधे ही एलिमेंट्री बुक से उनसे एंट्री लेते हैं। तो वो सहायक बहियों से हम तैयार करते हैं, और इस तरीके से जो है वो सामान्य खाता बही में देनदार और लेनदारों के खाते आ जाते हैं। तो ये जो 2 खाते खोल करके और फिर उसके बाद में इसका तलपट तैयार कर लिया जाता है किसका, सामान्य खाता बही का। तो सामान्य खाता बही का तलपट तैयार किया जाता है तो टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट से तो वो बैलेंस ले लेते हैं, और बाकी सभी खातों के बैलेंस जो हैं वो खाते तैयार करने में होते ही हैं। तो इस तरीके से वो सामान्य खाता बही है वो संतुलित हो जाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि यदि हमें वर्गीय संतुलन प्रणाली के अंतर्गत अपने को सामान्य खाता बही को संतुलित करना है, तो फिर आपको 2 खाते इसमें खोलने ज़रूरी होंगे। तो ये बातें अभी अपन ने जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिस्कस कर ली हैं कि भाई इसका तलपट कैसे तैयार करना है, अथवा उसको संतुलित कैसे करना है, या बैलेंसिंग कैसे करना है रेजर्स का। तो ये बातें अभी आपको इसके अंतर्गत मेंशन कर दी गई हैं। तो इसके लिए हमारे को एक बात समझ में आई कि वर्गीय संतुलन करने के लिए हमें 2 खाते खोलने पड़ेंगे सामान्य खाता बही में, यानी इन जनरल लेजर। एक होगा टोटल डेटर्स काउंट और दूसरा होगा टोटल क्रेडिटर्स काउंट। तो टोटल डेटर्स काउंट किस तरीके से खोला जाता है ये आपके सामने है। ये इसका एक फॉर्मेट आपको दिया गया है। जैसे टू बैलेंस विधि, टू सेल्स है, वो उधार बिक्री होती है। देनदारों से कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो डेबिट कर देंगे। देनदारों का कोई BR डिसऑनर हो गया डेबिट कर देंगे। उनका चेक डिसऑनर हो गया वो डेबिट कर देंगे। और इसके अलावा कोई उनको बेचान किया गया जो
जो डेटर्स ने कोई बीआर दिया, वो बीआर किसी व्यक्ति को बेचान कर दिया यानी क्रेडिटर्स को, और वो फिर डिसऑनर हो गए, तो एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर, तो किसी भी प्रकार का चेक बीआर डिसऑनर हो तो वो डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में तो उनसे कोई कैश प्राप्त हुआ, से उनसे डिस्काउंट उनको दिया गया, उनसे उनका बैड डेट्स हो गया, उनसे कोई बीआर प्राप्त हुआ, तो वो सभी राशियाँ जो हैं, वो सेल्स रिटर्न हुआ, वो सब सीआर कर देंगे। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो आइटम है वो इनको क्रेडिट किया जाता है, वो ट्रांसफ़र फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर या क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर। किसी भी लेजर से जो ट्रांसफ़र किया गया हो, चाहे कोई से भी लेजर से, तो वो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और फिर अंतिम शेष ज्ञात कर लेते हैं टोटल डेटर्स काउंट का। इस खाते में अपने को इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इसमें नकद बिक्री, डूब ऋण की वसूली, डूब ऋण का आयोजन जो है वो, इनकी प्रविष्टि इसके अंतर्गत है, और प्राप्य बिल की राशि प्राप्त करना, इनकी प्रविष्टियाँ आपको इसमें नहीं करनी चाहिए, बाकी सभी प्रविष्टियाँ इसके अंदर की जाती हैं। और दूसरी बात ये है ट्रांसफ़र के संबंध में कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी सेल्स लेजर से परचेज लेजर या परचेज लेजर से सेल्स लेजर में जब ट्रांसफ़र होता है, तो चाहे किसी भी लेजर से किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र हो, इस खाते के क्रेडिट बॉक्स में ही लिखते हैं। और ट्रांसफ़र करने में इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसमें जिस लेज़र में, जैसे कई बार क्या होता है कि मिस्टर एक्स एक ऐसा व्यक्ति है जिससे माल उधार खरीदा भी गया है और उसको माल उधार बेचा भी गया, तो अगर उधार माल उसको बेचा गया है तो वो डेटर्स लेज़र में यानी सेल्स लेज़र में उसकी एंट्री होती है, और अगर उधार खरीदा गया तो परचेज लेज़र में एंट्री की है। तो अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो जो कम वाली राशि होती है उसको अधिक वाले में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे खरीदा तो माल गया 5,000 का और बेचा अगर 10,000 का गया, तो हम परचेजेज लेज़र से 5,000 की एंट्री को सेल्स लेज़र में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सेल्स लेज़र परचेज लेज़र से जब सेल्स लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहने का अभिप्राय हुआ कि जो डेटर्स का बैलेंस है वो उतनी राशि से कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिटर भी है और डेटर भी है, लेकिन क्रेडिटर 5,000 से है, डेटर 10,000 से है, तो उसका बैलेंस कम करेंगे अपन डेटर्स का, तो डेटर्स के क्रेडिट में होगा। और इससे वाइस वर्सा भी जब अपन करेंगे तो भी ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो जैसे मान लीजिए 10,000 के 5,000 के डेटर हैं और 10,000 के क्रेडिटर हैं, तो वहाँ पर भी डेटर से क्रेडिटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेटर का बैलेंस कम करेंगे तो भी उसके क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये बात अपने को इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यानी आपको कैश सेल्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और अमाउंट ऑफ बीआर रिसीव्ड, ये 4 एंट्री आपको नहीं करनी है। और ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी लेज़र टू एनी लेज़र आपको क्रेडिट पक्ष में ही लिखना है। ये बातें आप लोग को ध्यान में रखेंगे। एक इसमें शब्द आता है जो हाँ, ये तो टोटल डेटर काउंट हो गया। अब अपन टोटल क्रेडिटर काउंट जो है वो एक जैसे ये आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें डाउन करके इसमें कॉलम साइड में, तो इसमें आप में ये लिखा हुआ है कि जैसे किसी को बीआर को एंडोर्स करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप बिल को भुनाते हैं, यानी बिल को डिस्काउंट करना या बिल को बेचान करने के लिए की भी एंट्री इसमें नहीं की जाती है टोटल डेटर काउंट में। तो क्योंकि बिल भुनाने की एंट्री से डेटर प्रभावित नहीं होता है और बिल को बेचान करने से भी डेटर प्रभावित नहीं होता है। टोटल क्रेडिटर काउंट में लगभग जैसे इनसे विपरीत चीज़ें होती हैं उधार खरीद के बारे में, तो जैसे परचेजेज है, इंटरेस्ट है, उनको कोई पेमेंट किया गया है तो उनको इसी तरीके से कोई कैश उनको भुगतान किया गया है, चेक दिया गया है, बीपी दिया गया है, तो कोई बीआर को एंडोर्स किया गया है, तो ये सब इनको डेबिट में कर देते हैं। और इसी तरीके से उनकी उधार खरीदा, उनको कोई ब्याज का भुगतान हुआ, उनके एंडोर्स्ड बीआर को डिसऑनर हो गया, बीपी विड्रॉन हो गया, और कोई रिफंड वगैरह उनसे प्राप्त हुआ, वापस आया, यानी ज़्यादा पैसा पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड आ गया। तो इन सब चीज़ों को लिखने के बाद में वही लास्ट बात इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है ट्रांसफ़र वाली, तो वो डेबिट में लिखेंगे टोटल क्रेडिट अकाउंट की।
इस तरीके से जो है वो अंतिम शेष ज्ञात हो जाएगा टोटल क्रेडिट अकाउंट। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि नकद क्रय देय बिल के भुगतान की प्रविष्टि इसमें नहीं करते हैं। नकद क्रय और देय बिल की भुगतान की प्रविष्टि इसमें नहीं करते, और ट्रांसफर चाहे किसी भी खाता बही से किसी भी खाता बही में हो, वो आपको डेबिट साइड में ही करना होता है। एक इसमें आता है विपरीत शेष। विपरीत शेष कॉन्ट्रा बैलेंस किसे कहते हैं? वैसे तो आमतौर से क्या होता है कि जो डेटर्स का जो ओपनिंग शेष है वो हमेशा डेबिट शेष होता है, और क्लोजिंग इसलिए टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, और अंतिम शेष बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, वो भी डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन और क्रेडिटर्स में से वैसे वर्षा होता है, किंतु कई बार क्या होता है कि जैसे अंतिम शेष बना लिए, खाते तैयार कर लिए, उसके बाद में कोई माल का वापसी हो गई या कोई ज़्यादा पेमेंट होया हुआ हो, कोई बैलेंस रह जाए उनके पास में, तो उसको हम विपरीत शेष कहते हैं। ऐसी स्थिति में वर्ष के प्रारंभ में भी डेबिट के साथ थोड़ी छोटी अमाउंट होगी जो क्रेडिट शेष हो सकते हैं, तो हम टू बैलेंस बीडी भी लिखेंगे और बाई बैलेंस बीडी भी लिखेंगे। अब मान लीजिए डेटर्स की बात करें तो वर्ष के अंत में क्या होगा कि यदि वर्ष के अंत में भी ऐसा कोई कॉन्ट्रा बैलेंस है, तो हम पहले कॉन्ट्रा बैलेंस लिखेंगे, यानी बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, और टू बैलेंस बीडी सीडी लिख देंगे, और उसके बाद में अंतिम शेष बाई बैलेंस सीडी ज्ञात करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रारंभ के दोनों शेष तो अपन टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, लेकिन अंतिम शेष निकालते टाइम जो शेष अपने को अगर दिया हुआ है तो वो शेष हम पहले लिख देंगे और फिर दूसरा शेष ज्ञात। कई बार हो सकता है अंतिम शेष दे दिया जाए, तो अंतिम शेष लिखने के बाद में भी अगर शेष आ जाता है तो वो हो सकता है कि वो विपरीत शेष हो। तो यही बात अपने को क्रेडिटर्स के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक खतौनी की शुद्धता की जांच करने के बारे में है। ये बात भी अपने को समझने की है कि खतौनी की शुद्धता की जांच कैसे की जाती है। खतौनी की शुद्धता की जांच जो है वो तलपट बना करके की जाती है। ये अपन जानते हैं, अच्छी तरह से तलपट बना करके शुद्धता की जांच हो जाती है कि खतौनी में कहीं गलती है कहीं, इसका पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये शुद्धता की जांच जो है वो विक्रय खाता बही और क्रय खाता बही दोनों की शुद्धता की जांच भी अपन कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि हम तलपट तो नहीं बना सकते इनका, तलपट तो हम सामान्य खाता बही का ही बनाते हैं, और सामान्य खाता बही के अंदर अपन समानार्थ रूप में दो खाते खोल देते हैं, तो सामान्य खाता बही को संतुलित किया जा सकता है, उसका तलपट बनाया जा सकता है। लेकिन विक्रय खाता बही को जो संतुलित है उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए अपने क्या करते हैं कि अपने जो टोटल डेटर अकाउंट बनाया है उसका जो बैलेंस आया है वो देनदारों का बैलेंस है। सेल्स लेजर में भी देनदारों के खाते खुले होते हैं, तो हम सेल्स लेजर के सभी देनदारों के खाते अलग अलग खोलते हैं, उनका अपन योग कर लेते हैं जो शेष आता है उनका। तो वो जैसे ABCD XYZ तक के जितने भी डेटर्स हैं उन सब के खाते अलग अलग खुले हुए होते हैं अलग अलग पन्नों पर, उनके जो बैलेंस है उनको अपने एक लिस्ट बना के जोड़ लेते हैं, तो वो डेटर्स का बैलेंस हो गया। इसके बाद में जो डेटर्स के बैलेंस जो टोटल डेटर अकाउंट जो हम सहायक बहियों से सीधे तैयार करते हैं वो खाते टोटल डेटर अकाउंट का बैलेंस बताएंगे। अब ये दोनों एक आने चाहिए। अगर ये एक नहीं आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल डेटर अकाउंट तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि हमने तो उसको सीधे बही से उतारे हैं बैलेंस। तो इसका मतलब खाता बही में जो व्यक्तिगत खाते खुले हुए होते हैं उनको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। मान लीजिए वो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य खाता बही में जो दूसरे खाते होते हैं उनको चेक करने की आवश्यकता होती है, तो वो चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं कोई मिस्टेक है वो तो सामने आ जाती है। तो ये अपन जो है वो टोटल डेटर अकाउंट के डेबिट शेष विक्रय खाता बही में खुले अलग अलग व्यक्तिगत खातों के शेषों को योग नहीं मिलता है तो विक्रय खाता बही में अशुद्धि को प्रकट करेगा, और इसी तरीके से क्रय खाता बही का नहीं मिलता तो क्रय खाता बही की जो अशुद्धि को प्रकट करेगा। लेकिन यदि इन सब का मिलान हो जाता है और फिर भी तलपट नहीं मिलता है, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, ट्रायल बैलेंस नहीं मिले तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो जनरल लेजर का बनाते हैं,
तो ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मिलता है तो ये तो निश्चित हो गया कि सेल्स लेजर की शुद्धता की जांच हो गई, मतलब सेल्स लेजर में कहीं गड़बड़ नहीं है। परचेज लेजर की शुद्धता की जांच हो गई क्योंकि वो बैलेंस मिल गया। लेकिन यदि तलपट नहीं मिला तो फिर ऐसी स्थिति में जनरल लेजर के दूसरे खाते जो पूरे होते हैं, क्योंकि तलपट बनाने के लिए तो आपको जनरल लेजर के अन्य खातों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने से पहले अपने को सेल्स लेजर की जो शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए। कैसे? जोड़ लगा के और बैलेंस से मिला करके। परचेज लेजर से भी तुलना कर लेनी चाहिए, जोड़ लगा के और क्रेडिटर से तुलना करके। और फिर जो जनरल लेजर की शुद्धता की जांच करने के लिए चूँकि अपना तलपट बनाते हैं, तो तलपट के अंदर जो है वो टोटल डेटर और टोटल क्रेडिट अकाउंट तो मिल ही चुके हैं, तो उनको तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अन्य खाते होते हैं, आय व्यय संबंधी खाते हैं, परचेज सेल संबंधी खाते हैं, उन सभी खातों का जो है वो बैलेंस चेक करना चाहिए उस खाता बही में। और उसके बाद में कहीं कहीं गलती हो सकती है, तभी उसका तलपट मिलने में परेशानी होगी, तो वो मिलान करके अपने तलपट को मिला लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो सारी सेक्शनल बैलेंसिंग की होती है, एक बहुत अच्छी साइंटिफिक प्रोसेस होती है, और उससे अकाउंट्स का अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आज के अध्याय में अपन इतना ही देखेंगे सेक्शनल बैलेंसिंग के बारे में, और नेक्स्ट में अपन इसका कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के उसको भी आगे हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।